हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेटर लाया हूँ। ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको बताऊंगा। और इन्हीं ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर से मैं 20 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जो संगठनों द्वारा भेजे गए प्रत्यावेदन है उसका जवाब दिया। हालांकि इसमें एक दो पॉइंट को छोड़ के हमारे किसी भी प्रत्यावेदन का जवाब नहीं दिया है, किसी और संगठनों का है। फिर भी मैं सभी पॉइंटों को, उनके द्वारा उठाए गए सभी पॉइंटों पे मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा दस्तावेजों के साथ। पहले उन्होंने ट्रीटमेंट फैक्टर की बात कही है, उन्होंने करेक्ट कही है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की वजह से कुछ रैंक का इन्होंने गुणक बढ़ाया हुआ है। इस चीज़ों को, इस फैक्ट को हम लोग एमएसपी की केस में एफिडेविट में शामिल कर रहे हैं कि भाई उनको जो रैंक के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, रोल है, उसका इन्होंने कंपनसेट कर दिया है गुणक से, जो मल्टीप्लाई फैक्टर है उससे। इसलिए एमएसपी में रैंक आधारित नहीं है, इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का काम करेगा। आगे कहते हैं कि भाई ओआरओपी का हमने बेनिफिट नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि 7 नवंबर 2015 के लेटर में ये था, और 7 नवंबर के जो लेटर था 15 था, उसका मैंडेट है। अब मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूँ, ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर से हमने लिया हुआ है। इसमें आप इसको देखें, इस क्लॉज को देखें, ये अमेंडमेंट किया गया है इस क्लॉज को, जो कि ऑन रिक्वेस्ट पे हैं, ऑन रिक्वेस्ट पे जाने वालों के लिए है। 6 जून 2017 को शामिल किया है। तो जो 15 का मैंडेट है, जिसको आप मैंडेट कह रहे हो, कोर्ट का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो ये था ही नहीं क्लॉज। तो आपका जो प्ली है कि हमने इसलिए मना किया, वो गलत है। जो ऑन रिक्वेस्ट गए हुए हैं 6 जून 2017 से पहले, वो सब हकदार हैं वो आरोपी के। आगे आपने कहा हुआ है कि एमएसपी, वो हमने बता ही दिया, हम लोग कोर्ट केस में है, फाइनल हियरिंग में है। अगर हमने सभी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं। आगे इन्होंने कहा है कि अफसर्स को जवान रेशियो से ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। बताइए किस फार्मूला के तहत आपने मेजर जो 20 साल के बाद है उसके ओआरओपी टेबल में 32% का इंक्रीमेंट कर दिया, जबकि 13 साल बाद कोई मेजर, 13 साल बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं टाइम स्केल। तो ये डाटा कहाँ से लाया? ये कहीं डाटा की बाजीगरी दिखाई देती है। दूसरा, हमने इस संबंध में हमें और भी कहना है कि आपने जो, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, पहले जो प्रपोजल था जेसीओ जोआर के लिए जो भेजा गया था, वो मिनिमम और मैक्सिमम था। बेस ईयर 13 का ये पत्र है, ये भी आप देख लें। उसमें ये था कि टेकिंग मैक्सिमम एक्शन ड्रान इन द ईयर 2015 फॉर ईच रैंक एंड ग्रुप इन केस ऑफ पीबीआर ऑन वेटेज क्वालिफाइंग सर्विस एज ए रिप्रेजेंटेटिव पेंशन फॉर ऑल रैंक्स एंड ग्रुप। मतलब इन्होंने कहा कि 2013 में जो मैक्सिमम पे गए हैं उसी को आधार बना के हम लोग पेंशन ओआरओपी फिक्सेशन करेंगे। फर्स्ट ओआरओपी की बात है, लेकिन बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको डिनाई कर दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग रहा है। आगे आपने जो फार्मूला बनाया, उस फार्मूला में भी एवरेज का हमारे साथ न्याय नहीं किया। वो मैंने पिछले वीडियो में बना दिया कि आपने हमारा मैक्सिमम का कैलकुलेशन करते वक्त एमएससीपी को सब्सटेंटिव रैंक में रखने के बजाय फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है उस रैंक में रखा, ताकि हमारा मिनिमम कम हो। उसी तरह जो प्रमोशन है, डायरेक्ट एंट्री प्रमोशन है, डायरेक्ट एंट्री इनरोलमेंट है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वाले हैं, कोर्ट ऑर्डर से अधिक पेंशन लेने वाले हैं, उनको मैक्सिमम के डाटा के कैलकुलेशन से बाहर कर दिया, जिससे हमारा मैक्सिमम कम हो गया। तो मिनिमम कम कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, एवरेज दे दिया, एवरेज नेचुरली हमारा कम आएगा। ये आपका, उसके अतिरिक्त भी आपने जो हमारी पेंशन जो डाटा अवेलेबल नहीं था, लाइव डाटा, तो जो ज़्यादा अधिक क्वालिफाइंग सर्विस का जो डाटा था,
और जब नीचे कम क्वालिफाइंग सर्विस का डाटा का आप निर्धारण कर रहे थे तो उससे ईयरली 3% कम कर रहे थे, लेकिन कम क्वालिफाइंग सर्विस का डाटा है आपका नहीं है, तो जब आप ऊपर बढ़ा रहे हो तो उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप 3% का इंक्रीज नहीं दे रहे हो। तो अपने ही नियम को अपने अनुसार परिभाषित किया है, ये विसंगति आपने पैदा की है। और भी है, आप OROP पे मैट्रिक्स का टेबल देखिए, जो अफसर हैं वो मैक्सिमम पे पहुंच गए हैं और मैक्सिमम का 50% ले रहे हैं ब्रिगेडियर एंड अबोव। कर्नल एंड अबोव हैं, मेजर एंड अबोव हैं, मेजर एंड कर्नल, वो आपको 48% तक ले रहे हैं, और जो नीचे का रैंक है वो 21% से लेकर 26% के बीच है। वो डाटा कहाँ से आया कि पे मैट्रिक्स के मैक्सिमम पे पहुंची। और बहुत सारी विसंगतियाँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया, जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। MSCP का भी मैंने बता ही दिया कि MSCP को आपने लोअर में काउंट किया। अगर MSCP को आपने सब्सटेंटिव रैंक में काउंट होता तो एक डाटा आपका ही है, ये देख लें। आपको कह रहे थे कि आपका उसमें उनकी पेंशन बढ़ जाएगी, और जो आप एस्टीमेट OROP की लेके आए हो 7,123 करोड़ का, वो 10,392 करोड़ का बन जाता। तो आपने अपनी बजट कम करने के लिए हमारे साथ न्याय नहीं किया और ये अफसरों को बेनिफिट किया, ये क्लियर बात है। आगे आता हूँ, विडोज पेंशन के बारे में इक्वल टू सर्विस पेंशन होना चाहिए। हमने जो अपने प्रतिवेदन पहले दिया था उसका जवाब मेरे पास आया था कि हम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन्स को सर्विस पेंशन के बराबर करने के संबंध में केस टेकअप किया हुआ है। तो जायज़ मांग है, इस पर आप विचार करिए। इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन है, इसकी जायज़ मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन शुड बी इक्वल, क्योंकि आपका डिसेबिलिटी का निर्धारण किस आधार पर करते हैं। डिसेबिलिटी का निर्धारण आप जो डिसेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ डिग्री है, उसके आधार पर करते हैं। आप उसको फिर स्लैब सिस्टम पहले था, स्लैब से आप लेके चले आए परसेंटेज सिस्टम में। स्लैब सिस्टम था तो ब्रिटिश काल में भी जो एवरेज रेशियो था जवान अफसर के बीच जो है 4 पॉइंट समथिंग का था। फिफ्थ पे में ये 1.66 1.67 आया, और अब आपने जो स्लैब से परसेंटेज में कन्वर्ट किया अधिकारियों को बेनिफिट दिलाने के लिए, जिसका आपको बुराई भी सामने आने लगी है कि किस तरह वो लोग गलत तरीके से या भारी संख्या में रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले डिसेबिलिटी लेते हैं इस बेनिफिट के लिए, उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। और अभी जो रेशियो है 10 पॉइंट से कुछ अधिक हो गया, 10+ समथिंग हो गया है। तो हमारी मांग जायज़ है। आपने हमारी जो पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी 7 पे कमीशन की, जो आपने स्लैब में किया तो उसको भी प्रोटेक्ट नहीं किया। तो 7 पे कमीशन की रिकमेंडेशन से भी हमें कम मिला। ये आज के इतिहास में ये पहली घटना है कि जो पे कमीशन रिकमेंड करती है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बढ़ा के देती है, लेकिन डिसेबिलिटी आपने घटा के दी। अब आता हूँ डिसेबिलिटी पेंशन के बाद आ गया सर्विस पेंशन है, जो वारियर हैं, 15 साल वाले हैं, या जो रिजर्विस्ट है। 1 मैन जुडिशरी कमीशन ने रिकमेंड कर दिया है कि रिजर्विस्ट को OROP के दायरे में लाया जाए, उसको आप लाइए। अब आता हूँ मैं रैंक वेटेज। मेरा क्वेश्चन रेज किया हुआ है, हम लोगों का रेज किया हुआ है, इसके संबंध में आपको मैं कुछ दस्तावेजी सबूत दूंगा। देखिए, जब 6 पे कमीशन का गठन हुआ था तो 6 पे ने रिकमेंडेशन किया था कि हम लेटरल मूवमेंट कराएंगे, मतलब 60 साल सेवा कराएंगे, बदले में जो इनको पेंशनरी बेनिफिट मिलता था कम सेवा का, जैसे रैंक वेटेज और मैक्सिमम ऑफ स्केल पे फिक्सेशन, वो उसको हम विड्रॉ करेंगे। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कहा था, मैं उनकी वर्डिंग बता देता हूँ कि RM डायरेक्टेड दैट व्हाट एवर बेनिफिट हैज बीन ग्रांटेड टू द PPOs शुड नॉट बी विड्रॉन। इन द लाइट ऑफ दिस मैंडेट, view on the issue were furnished to Joint Secretary, who has been processing the 6 CPC report in the ministry. A meeting was held on इतना। उन्होंने कहा कि जो बेनिफिट 5 पे कमीशन का है ओवर एंड अबोव है, 6 पे कमीशन का बेनिफिट है, उसकी वजह से उसको रिड्यूस नहीं होना चाहिए था। ये उनकी रिकमेंडेशन है। और मिनिस्ट्री में क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं बता देता हूँ। मिनिस्ट्री की एक रिकमेंडेशन है, इनकी नोटिंग शीट में है कि द कमीशन हैज रिकमेंडेड मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्स पर्सनल ड्यूरिंग द सर्विस कैरियर इटसेल्फ टू द CPMF/डिफेंस सिविलियन। द मैटर कंसर्न D/AG
दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड यू मेक and may take time years together to achieve finally. Till date, we may propose to allow the benefit of additional weightage to the PBO. साफ कह दिया है कि चूँकि लेटर उन्होंने की पॉलिसी लाने में बरसों लगेंगे, इसलिए तब तक जब तक ये पॉलिसी नहीं आती है हम इसको वेटेज का लाभ इनको PBOR को देंगे। फिर रक्षा मंत्री की भी यही मंशा थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट हैं और सिविलियन ब्यूरोक्रेट, उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री से एक लेटर साइन कराया। वो लेटर ये साइन कराया, लेटर भी दिखा देता हूँ। लेटर देखिए, लेटर में कहा कि द गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड ए कमिटी टू लुक इनटू इंटर एरिया पेंशन रिलेटेड इशू ऑफ द PBOR. It would therefore be advisable that the matter be referred to EAM before it is notified. External Affairs मिनिस्ट्री के को इसको रेफर किया जाए। बाद में इसकी गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने सारे हमारे अधिकारों को पानी फेर के रैंक वेटेज डिनाई कर दिया। तो आपने हमारी प्रिविलेजेज ले ली, जिसके आधार पर ली वो आपने हमें प्रोवाइड नहीं किया। अगर आप बेस ईयर का मैक्सिमम, जैसा कि अर्ली रिकमेंडेशन में था, और रैंक वेटेज के साथ देते तो आज कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं होता, खुश होता, OROP की कोई आंदोलन नहीं चलती। और आपने जो एक आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा भी मैं आपको बता दूं। आप कह रहे हैं कि जो आपने टॉप स्केल पे फिक्सेशन कम किया है, मना किया, उसका नतीजा ये हुआ कि 1/16 और 3/8 जो रिवाइज पेंशन है, जो 6 CP से पहले के हैं वो ले रहे हैं 10,811, और जो बाद में है 11,200। 6 CP वाले ले रहे हैं 10,811 और 6 CP से पहले वाले ले रहे हैं 11,003। ये आपने वो किया है और रिकमेंड किया है कि वेटेज बी रीस्टोर टी लेटर ऑफ रसम स्कीम इज इम्प्लीमेंट। ये पढ़ लें थोड़ा। आपने पूरा डाटा सब कुछ दिया हुआ है और रिकमेंड किया हुआ है हर अथॉरिटीज ने कि भाई लेटरल कि जब तक लेटरल इंडक्शन ऑब्जर्वर की पॉलिसी ना आए तब तक रैंक वेटेज को बहाल किया है, लेकिन एक कमेटी बना के आपने उसको खारिज कर दिया। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा देख लें। आपने जो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए बाद में लेटर इशू किया, उसमें 1/16 और 1/9/2008 को जो अफसर रिटायर्ड हुए हैं, मतलब 1/1/2006 से लेके 1 सितंबर 2008 तक, उनको आपने रैंक वेटेज का लाभ दिया। लेकिन जो PBOR हैं उनका आपने 1/1/2016 से लाभ बंद कर दिया। ये आपकी दिखाती है कि कितने हमारे प्रति आप संवेदनशील हैं। ये हो गया। अब आगे आपकी जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, आपने आगे 75% के पे का डिमांड है, क्योंकि हम कम एज में रिटायर होते हैं, हमारी डिमांड कंटिन्यू रहेगी। बेनिफिट ऑफ MSCB में भी एक्सटेंडेड टू प्री 2006 रिटायरी, ये करेक्ट है। ये वन मैन जुडिशरी कमीशन ने भी अपने रिकमेंडेशन में दिया है। साथ में मुझे यही कहना है कि न सिर्फ 2006 से पहले वालों को इसको दें, बल्कि जो ईयर्स ऑफ MSCP देने की उसको रिड्यूस करिए और 15 साल से पहले तीनों MSCP दे दीजिए, क्योंकि एक सिपाही 17 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं कर सकता। उसी तरह आपने हमें जवाब दिया था कि हम आपके पे मैट्रिक्स को इंक्रीज करेंगे, जो मिनिमम 3 से शुरू हुआ उसको 4 से शुरू करेंगे। वो इस आधार पे आपने 3 कर दिया था पे कमीशन ने, कि सेना ने रिपोर्टिंग गलत की थी कि जो एक वाई ग्रुप वाले हैं वो 8 क्लास पास हैं, जबकि वो कई ट्रेड हैं वो 12 क्लास पास होते हैं, 10 तो हैं ही हैं। उसी तरह एक्स ग्रुप वाले हैं, उनका आपने कहा था कि ये 10th पास हैं, जबकि वो 12 होते हैं, साथ में डिप्लोमा भी होते हैं। तो ये सब करके आपने हमारी जो है पे मैट्रिक्स कम करा दी, जिसका इम्पैक्ट हमारे OROP पे पड़ा है।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ OMGCS आप इसको लागू करिए। पेमेंट ऑफ एस्क्रेशिया टू SCO जो भी किया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी आप जांच करिए, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फिर मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, हमारी कई मांगे हैं जिसको इन्होंने शामिल नहीं किया है। हमारी OROP की विशुद्ध विसंगतियाँ का अभी तक जवाब नहीं दिया है। हमने हमारी जो मांग है लिबरलाइज फैमिली पेंशन का और डिसेबिलिटी वार इंजरी का, हमने कहा था कि पराक्रम, त्याग और बलिदान इसका मूल्यांकन रैंक के आधार पर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको एक पैकेज होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। किसी भी रैंक के हो, अगर उसने शहादत दिया है उसको सेम बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो अफसर हो जवान हो। और सारी मांगे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इस सबको लेके हम लोग आंदोलनरत हैं। और 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। ये अवसर अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जैसे 12 साल में कुंभ लगता है, उसी तरह का समझिए, ये बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है पूर्व सैनिकों का। उसमें आपकी मौजूदगी हमें सब तरह के भेदभाव से मुक्ति दिलाएगी। इसलिए आज से ही मन बना लीजिए और पूरी ताकत संख्या बल से, हम लोगों के पास संसाधन नहीं है कि हम लोग आपको बुला सकें अपने खर्चे से, आपको खुद आना पड़ेगा, खुद व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। इसलिए आप उठ खड़े होइए, पड़ोसियों को भी जगाइए, जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है उनको उन तक पहुँचाइए और जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली पहुँचिए। जय हिंद, जय भारत।